Hello everyone, welcome to this YouTube channel Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. Guys, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में. आई होप आप सबने वो वीडियो देखा होगा एंड किसी भी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, ट्राई टू शेयर दीज लेक्चर्स टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट. तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर का वो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कल जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और उनके कंपोनेंट और कुछ हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे कि जो बहुत से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, बाहर से अंदर कैसे आते हैं या अंदर से बाहर कैसे जाते हैं. तो आज का ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा. तो आपको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर पहले पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या है एग्जैक्टली. उसी के बाद आप बता सकते हो कि कौन से मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आएंगे और कौन से मॉलिक्यूल अंदर से बाहर इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, या कौन से मॉलिक्यूल के लिए आपको ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो इन सबको बताने के लिए आपको उन मॉलिक्यूल के नेचर के बारे में पता होना चाहिए, प्लस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो है एम्फीपैथिक या हम उसको बोलते हैं एम्फीफिलिक. इसका मतलब ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपको पता है कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट किस चीज का है, लिपिड्स का है. लिपिड ये देखिए, ये आपकी लिपिड बाइलेयर से बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लिपिड में पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है, राइट. ये तो क्लियर है आपको. अब यहाँ पे देखो, इसके बाहर वाली साइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड हेड है और इंटीरियर साइड पे टेल है. यानी कि बाहर वाला जो सरफेस है वहां पे क्या है, वहां पे पोलैरिटी ज्यादा है, वो ज्यादा पोलर है. अंदर वाला जो है नॉन पोलर ज्यादा है. तो पोलर को हम एक और टर्म से डिनोट करते हैं, दैट इज हाइड्रोफिलिक, कि वो जो है हाइड्रोफिलिक है. और इनर वाली साइड में क्योंकि वो नॉन पोलर ज्यादा है, क्योंकि नॉन पोलर टेल है, तो हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि जहां पे जिस मेम्ब्रेन में बोथ हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एम्फीपैथिक या एम्फीफिलिक. ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी. तो अब आपको पता चल गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर है वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक है. देखिए, उसको बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई भी मॉलिक्यूल को जब उसने अंदर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसे प्रॉब्लम कहाँ आएगी, उसे इन दोनों जो मेम्ब्रेन के बीच का बैरियर है उसको क्रॉस करना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर तो देखो, अगर तो वो मॉलिक्यूल पहले ही नॉन पोलर है, लेट्स सपोज कि हम कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे सपोज आपकी गैसेस हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम आएगी क्या ट्रांसपोर्ट होने में? नहीं, क्योंकि वो तो एकदम से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी और ट्रांसपोर्ट होके अंदर आ जाएगी. प्रॉब्लम किन्हें आएगी, जो पोलर है, यानी कि वो सरफेस पे ही रह जा रही है. अब वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगी? तो उन पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कुछ ट्रांसपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है. तो जब हम ट्रांसपोर्टर्स यूज करते हैं वहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है. तो अब हम देखेंगे कौन से मॉलिक्यूल कैसे कैसे किस किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो ये तो ओवरव्यू था. अब आपको ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. अब ये देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं. सपोज कीजिए गैसेस. देखिए, गैसेस इजीली पास हो जाएगी. क्यों? क्योंकि गैसेस जो है वो नॉन पोलर होती है. हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर क्या है, नॉन पोलर है. तो नॉन पोलर एकदम से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. तो गैसेस जैसे कि होगी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, ये एकदम से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. क्यों? क्योंकि ये परमिएबल है. पहला पॉइंट क्लियर. यहाँ पे एक और ऐड कीजिएगा, यहाँ पे तो पोलर लिखा है, एक और पॉइंट आप ऐड कीजिएगा, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. गैसेस प्लस कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल और भी ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल. देखिए, पोलर मॉलिक्यूल का नेचर वैसे तो हाइड्रोफिलिक है, तो ये एकदम से तो पास नहीं कर सकते, इन्हें किसी ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है. लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल, जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता और वो पोलर होते हैं लेकिन वो छोटे साइज के होते हैं, जैसे कि एग्जांपल आते हैं आपका यूरिया, वाटर, इथेनॉल. ये पार्शियली जो है परमिएबल होते हैं. इनको थोड़ा टाइम लगता है, इनका रेट कम होता है, पर ये पास कर जाते हैं मेम्ब्रेन को. ठीक है, बिना किसी ट्रांसपोर्टर के. हालांकि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जैसे एक्वापोरिन नाम का एक वो ट्रांसपोर्टर होता है, वो हेल्प करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट. इनके लिए भी ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होती है, बट इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती.
नेक्स्ट आता है हमारे पास लार्ज अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल, जिनका साइज ज्यादा है, ठीक है, लार्ज है वो भी पोलर है बट लार्ज है। तो आप मुझे बताइए क्या क्या वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? नहीं, क्योंकि इनका साइज भी बड़ा है, ऊपर से ये पोलर भी है, तो इनको किसी न किसी ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस वजह से ये परमिएबल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाय डिफ्यूजन ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इनमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। नेक्स्ट आता है आपका आयंस। आयंस जो है वो बिल्कुल भी परमिएबल नहीं होते। आयंस को हमेशा किसी न किसी कैरियर प्रोटीन की या फिर किसी चैनल के थ्रू ही ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस वजह से इनको भी ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, इस वजह से ये भी नॉट परमिएबल है। नेक्स्ट आते हैं चार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल, जैसे आपका एटीपी हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये भी एक मॉलिक्यूल है जो कि एकदम से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इनको भी किसी न किसी ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये भी नॉन परमिएबल है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन में अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट देखिए, एक तो दो तरीके के ट्रांसपोर्ट हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा हम पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट से क्या समझ में आता है? पैसिव मींस जो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाए, जिसे किसी एटीपी की रिक्वायरमेंट ना हो, सिंपली डिफ्यूज हो जाए वो मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जरूर कैरियर प्रोटीन या किसी चैनल प्रोटीन के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जिस भी प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जैसे सबसे पहला हम इसमें पढ़ते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से आपका क्या मतलब है? कोई मॉलिक्यूल जो है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी नहीं, डायरेक्टली मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर गया विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें आप एग्जांपल पढ़ते हो ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस का एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाता है आपके डिफ्यूजन में। उसके बाद आता है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? आपके मॉलिक्यूल्स तो मूव करते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बट यहाँ पे चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन की हेल्प ली जाती है, बट यहाँ पे भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बस यहाँ पे ये प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से इनको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं? जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि जो एटीपी को यूज करके मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। पैसिव में हम अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं मॉलिक्यूल को, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम मॉलिक्यूल्स को मूव करते हैं या फिर सॉल्यूट्स को मूव करते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। ये तो हमने बेसिक डिस्कस किया था। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल को अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम डाउनहिल प्रोसेस भी बोलते हैं, और यहाँ पे किसी भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अब फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक केस आता है जिसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विच अकर विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब फिनोमिना क्या है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे देखिए इस एरिया में मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कम है, तो ये मॉलिक्यूल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस करके यहाँ पे आ गए, ठीक है, यानी कि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर गए, यानी कि ये केस किसका हो गया? सिंपल डिफ्यूजन का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूव कर रहे हैं, बट यहाँ पे किसी की कैरियर प्रोटीन की हेल्प ली जा रही है। देखिए जैसे ये एक कैरियर प्रोटीन है या कोई चैनल है यहाँ पे जो हेल्प कर रहा है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। दैट्स वाई हमने इस एग्जाम्पल को पुट कर दिया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। आई होप आपको थोड़ा क्लैरिटी हो रही होगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट देखिए ये तो था किसी चैनल की हेल्प ली थी, चैनल की हेल्प से ये अंदर आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसी कैरियर की हेल्प ली जा रही है। कैरियर और चैनल में क्या डिफरेंस है? जो चैनल है वहां से पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन कैरियर में कहीं कहीं पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, बट डायरेक्टली वो एनर्जी का यूज नहीं करते, उनको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। ये भी प्रोटीन कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पे भी चैनल प्रोटीन होते हैं।
ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूव कर रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, बट कैसे, किसी चैनल के थ्रू मूव कर रहा है। तो ये सभी एग्जांपल्स किस में आती है, यहाँ पे ये सभी एग्जांपल्स आती है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा डिफरेंस बताया गया है। देखिए ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे आइए, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। देखिए ये मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूव करके लो कॉन्सेंट्रेशन में, सिंपल डिफ्यूजन का केस था। यहाँ पे देखो ये किसी चैनल के थ्रू है, चैनल ओपन, जैसे कोई मॉलिक्यूल बाइंड करेगा चैनल ओपन होगा, मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा। कैरियर में क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल बाइंड करता है, वो अपनी शेप को चेंज करता है, कन्फर्मेशन चेंज लेके आएगा अपने स्ट्रक्चर में, उसके बाद उस मॉलिक्यूल को अंदर नीचे वाली तरफ या जहां पे भी उसको जाना है वहां पे रिलीज कर देगा, ये होता है कैरियर। तो चैनल के थ्रू या कैरियर के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा, उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मेक श्योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या रहेगा, एटीपी की रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी कि ये देखिए एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे ये एटीपी हेल्प कर रहा है मॉलिक्यूल को अपने अंदर आने के लिए, यानी कि उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये फिगर, इतनी सारी डायग्राम इसीलिए रखी गई है ताकि आप कंसेप्ट को विजुअलाइज कर सके। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। आई होप पैसिव ट्रांसपोर्ट का आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो गाइज एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके से होता है, याद रखिएगा। एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, डायरेक्टली एटीपी का यूज किया जाता है, यानी कि एटीपी डायरेक्ट एज एन एनर्जी सोर्स यूज किया जाता है। इट कपल डायरेक्टली विद द सोर्स ऑफ एटीपी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पंप जो देखा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम पढ़ते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, वो है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज। सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक सोडियम पोटेशियम पंप है जो कि हेल्प करता है सोडियम को अंदर बाहर और पोटेशियम को अंदर बाहर करने में। क्यों इस पंप को यूज किया जाता है, एनिमल सेल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंप प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या होता है, सबसे पहला काम ये परफॉर्म करता है, आपकी जो मेम्ब्रेन है उसको पहले तो उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करना। जो सोडियम को हमेशा बाहर फेंका जाता है एंड पोटेशियम को अंदर लेके आया जाता है, ठीक है, इनकी परमिबिलिटी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये अब इसका इंपॉर्टेंट रोल एक तो ये होता है कि ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है उसको मेंटेन करके रखता है कि कब पॉजिटिव मेम्ब्रेन रहनी चाहिए, कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना रहना चाहिए। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये वोल्टेज जो सेल मेम्ब्रेन होती है आपके, उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होना चाहिए, कितने मिली वोल्ट उसका पोटेंशियल रहना चाहिए, उसको मेंटेन करता है। तो इसी वजह से इस सोडियम पोटेशियम पंप को हम इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी बोलते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना अपनी नोटबुक पे नोट करती जाएगा ताकि आपको हेल्प हो सके रिवीजन के टाइम पे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक पंप जो है, प्लांट के केसेस में सोडियम पोटेशियम पंप नहीं होता, प्लांट के केस में वहां पे हाइड्रोजन आयन पंप प्रेजेंट होता है जो कि हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये वर्क कैसे करता है, ध्यान से देखिएगा, इस इमेज को देखिए। यहाँ पे देखिए 3 सोडियम को हम बाहर फेंकते हैं, यानी कि 3 सोडियम जो है उनको बाहर रिलीज किया जाता है और 2 पोटेशियम को अंदर रिलीज किया जाता है। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सोडियम है, यानी कि बाहर जो है वो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पोटाशियम। पोटाशियम देखो बिल्कुल आपको कम दिखेंगे, 1 2 3 ओनली 3 पोटाशियम्स आर देयर, और यहाँ सोडियम देखो, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोटाशियम। इनसाइड क्या होता है, इनसाइड देखिए आप सोडियम आपको बिल्कुल कम दिखेंगे, 1 2 3 सोडियम दिख रहे हैं, और पोटाशियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो पोटाशियम आयन है, क्योंकि वो अंदर प्रेजेंट होता है और वो एज कम्पेयर टू सोडियम कम प्रेजेंट होता है, इस वजह से हम बोलते हैं कि जो पोटाशियम है वो हेल्प करता है नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने में। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज आयंस है, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ही पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो पोटेशियम है वो मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव पोटेंशियल मेंटेन करता है। वो इस वजह से क्योंकि पोटेशियम जो है वो बाहर अंदर अंदर जो है बाहर के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है, और अगर आप देखिए बाहर सोडियम आयन ज्यादा है, यानी कि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो उस हिसाब से जो अंदर होगा वहां नेगेटिव आयन ज्यादा होगा, क्योंकि बाहर पॉजिटिव ज्यादा है तो इनसाइड नेचुरली नेगेटिव बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और हम अंदर बोल रहे हैं कि पोटेशियम है बट पोटेशियम कम है,
ठीक है। तो इस वजह से अंदर का इंटीग्रल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो अंदर का है वो पोटेशियम मेंटेन करता है, और बाहर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ना कि सिर्फ सोडियम, कैल्शियम आयन और भी पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा होते हैं बाहर, इस वजह से बाहर का जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव ज्यादा होता है। तो ये तो सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो सोडियम आयन है, 3 सोडियम आयन इस तरफ बाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 सोडियम आयन यहाँ बाइंड करेंगे। जैसे ही सोडियम आयन बाइंड करेगा वो एटीपी को डायरेक्ट एनर्जी यूज करेगा एज ए एनर्जी सोर्स। एटीपी क्या करेगा, यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस से मतलब क्या है, एटीपी का ब्रेक डाउन होगा। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे 3 फॉस्फेट इन्वॉल्व है। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा एडीपी में एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, यानी कि एज अ एडीपी बाय प्रोडक्ट इसका रिलीज होगा, और एक फॉस्फेट यहाँ पे इस चैनल पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब उसको एनर्जी मिल गई, एकदम से एक्साइट हुआ, उसने 3 सोडियम को बाहर पंप कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे बाहर वाली साइड, बाहर की तरफ परमेबिलिटी है इस चैनल पे पोटेशियम को बाइंड करने के लिए, और 2 ही बाइंडिंग साइट है जिस वजह से 2 ही पोटेशियम बाइंड करते हैं। 2 पोटेशियम बाइंड करेंगे, जैसे पोटेशियम बाइंड करेगा वो जो फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हुआ था उसको भी रिमूव कर देगा और पोटेशियम रिलीज हो जाएगा अंदर। जब इन्होंने सोडियम को पंप कर दिया बाहर और पोटेशियम को पंप कर दिया अंदर, उसके बाद क्या होगा, ये वापस से अपनी कंफर्मेशन को गेन कर लेंगे, वापस से अपनी नेचुरल नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। इस तरीके से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो मेंटेन्ड रहता है इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो आपको याद रखना है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज और सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट एनर्जी का यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट एटीपी का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स को पास किया जाता है, ठीक है। या तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में आ रहे होंगे, या एक अंदर आ रहा होगा या एक बाहर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों यूज होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आ रहा है एनर्जी का यूज करके, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को सेकंड वाला मॉलिक्यूल भी उसी से यूज करेगा और खुद को उसके साथ या तो अंदर वाली साइड ले लेगा या उसको अपने से अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन बाहर वाली साइड रिलीज हो जाएगा। तो अब आप बस इतना ध्यान रखिए कि अगर 2 मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, यानी कि या तो अंदर आ रहे हैं या तो बाहर आ रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं सिम्पोर्टर, यानी कि वो सिम्पोर्टर के थ्रू मूव कर रहे हैं। बट अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक अंदर आ रहा है एक बाहर मूव कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं एंटी पोर्टर। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट, ठीक है। एंटी पोर्टर उसको हम बोलेंगे, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस फिगर में देखिए, सिम्पोर्टर में देखिए, मॉलिक्यूल एक ए है और एक मॉलिक्यूल बी है। सपोज कीजिए दोनों ही अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि दोनों ही एक ही तरफ मूव कर रहे हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि किस कैसे अलोंग मूव कर रहे हैं, अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, क्योंकि है तो ये एक्टिव प्रोसेस, यहाँ पे एनर्जी का यूज किया जाएगा। एक ही तरफ मूव कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिम्पोर्टर। यहाँ देखिए एक ए मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव कर रहा है और बी मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल ने जो एनर्जी यूज की उसको यूज करके दूसरी तरफ मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एंटी पोर्टर। तो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज lecture. Hope आपको चीजें समझ में आई होगी. Hope the lecture was useful, and please don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you so much guys for listening. Thank you again. See you in the next video.